हेलो बच्चों, जिस तरीके से आप पहला वीडियो देख चुके थे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में प्रकाश के बारे में बताया गया था और परावर्तन के बारे में बताया गया था। उसमें आगे टॉपिक है दर्पण। तो दर्पण क्या होता है, आज हम दर्पण के बारे में जानेंगे। दर्पण क्या है? जब कांच को काट कर उसका एक भाग कलई या पेंट कर दें, इसको कहते हैं रंग दें, उसको क्या कर दें, रंग दें, तो क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। अर्थात जब कांच होगा तो कांच में दोनों सिरा क्या होता है, आपको मान लीजिए कांच है, कांच का दोनों सिरा जो होता है पारदर्शी होता है, तो उसको हम एक भाग को क्या कर दें, पेंट कर दें, जिसको कहते हैं कलई कर देना। तो कलई कर दें तो क्या बन जाता है? दर्पण बन जाता है। और दर्पण के प्रकार, दर्पण कितने प्रकार का है? दो। एक है समतल दर्पण, दूसरा है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है? जिसमें कांच समतल हो और उसको काट कर एक भाग, जैसे मान लीजिए भी बनाए, ये आपका कांच क्या समतल है और इसके एक भाग को अगर हम पेंट कर दें तो किसका निर्माण हो जाएगा? समतल दर्पण का। और समतल दर्पण की एक खास बात है, समतल दर्पण में जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। अर्थात आपका वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाएगा। जैसे मान लीजिए आपकी ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई अगर h मीटर है तो समतल दर्पण कितना बड़ा हो कि आपकी पूरी ऊंचाई दिखाए, तब समतल दर्पण की ऊंचाई क्या करना पड़ेगा? h/2 मीटर का लेंगे, तब आपकी वस्तु पूरी दिखाई देगी। मान लीजिए आपके पास एक 10 मीटर की वस्तु कितनी है? 10 मीटर। वस्तु की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर। पूछें कितना बड़ा समतल दर्पण लाएं कि वस्तु पूरी दिखाई दे, तो 10/2 बराबर 5 मीटर का हमको क्या लाना पड़ेगा? समतल दर्पण लाना पड़ेगा, जिसके कारण हमें क्या होगा? वह वस्तु पूरी दिखाई देगी। और जो कक्षा 10 में है वो गोलीय दर्पण, आपके सिलेबस में क्या है? गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के बारे में नहीं है तो गोलीय दर्पण के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो गोलीय दर्पण क्या है? तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग है। क्या बताया गया? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले, ये आपका गोला होगा। गोला बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? यहाँ पे एक केंद्र मानते हैं, केंद्र मानकर क्या बना देते हैं? गोला बना देते हैं। तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग है, जिसका एक तल क्या कर दें? कलई तथा लाल ऑक्साइड से क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं, तथा दूसरा तल क्या होता है? परावर्तक होता है। तो चलो बनाते हैं। गोलीय दर्पण आपके दो प्रकार के होंगे, तो बता दिया गया। गोला कैसा होना चाहिए? खोखला गोला होना चाहिए। और जब काटेंगे, मान लीजिए इसको कैसे हम क्या कर दें? काट दें। ऐसे अगर काट देंगे तो ये आपका एक गोलीय दर्पण बन जाएगा। और क्या कहा गया? इसका एक भाग क्या कर दें हम? कलई कर दें। और किससे करें? लाल, यहाँ क्या बताएगा? लाल ऑक्साइड का पेंट लगा देते हैं, जिससे इस तल को हम क्या कहेंगे? कलई किया गया भाग। कलई किया गया भाग। और ये आपका जो ये वाला सिरा है, ये सिरा क्या कहलाएगा? परावर्तक तल। क्या कहलाएगा? परावर्तक तल। अब ऐसे गोला हो, ऐसे गोला आपका बना है, गोला होगा, इसका केंद्र भी होगा। अब इस गोले को हम फिर से क्या कर दें? काट दें। ऐसे काट सकते हैं इस गोले को। अगर यहाँ से अगर हम इस गोले को काट दें और इस बार हम क्या कर दें? इसके अंदर वाले भाग को हम क्या कर दें? पेंट कर दें, लाल ऑक्साइड लगा दें, अर्थात कलई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? कलई किया गया भाग। ये क्या हो जाएगा? कलई किया गया भाग है। और जो पीछे वाला सिरा होगा इसे क्या कहते हैं? ये आपका कौन सा तल है? परावर्तक तल है। ये आपका कौन सा तल हो गया? परावर्तक। ये कौन सा तल हो गया? कलई किया गया तल हो गया। तो इस आधार पे आप देख रहे हैं, एक में बाहर कलई किया गया है, एक में अंदर किया गया है। अर्थात आपका गोलीय दर्पण दो प्रकार का होगा। कौन कौन सा? पहला हो जाएगा अवतल दर्पण। पहला कौन सा होगा? अवतल दर्पण। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? उत्तल दर्पण।
अर्थात आपका गोलीय दर्पण कितने प्रकार का पढ़ेंगे? 2 प्रकार का पढ़ेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उसको हम आगे बताते हैं। तो अवतल दर्पण क्या है तो हम फिगर के द्वारा समझेंगे और परिभाषा हम बोलते रहेंगे। आप आसानी से लिख सकते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ से ये गोला रहा होगा, तो गोला होगा जिसका केंद्र होगा। तो अगर क्या कहा गया गोलीय दर्पण, ये इसको क्या करें पहले काट दें। हम क्या करते हैं इस गोले को काट देते हैं। तो गोले को काट कर हम क्या बनाएंगे, उसका एक भाग हम क्या करते हैं पेंट कर दें। ये हम क्या कर दिए, इसको रंग दिए, कलई कर दिए। और यहाँ से ये कौन सा हो गया, कलई किया गया भाग। ये क्या कौन सा तल हो गया, परावर्तक तल। और ये आपका ये पॉइंट हो गया, ये केंद्र हो गया सी। अब इसको हम इससे मिला देते हैं। यहाँ से क्या बताया गया, अब जब कोई किरण आएगी यहाँ से, तो कहाँ से जाएगी, परावर्तक कहाँ से होगा, अंदर वाले भाग से। तो बताओ अवतल दर्पण की परिभाषा क्या है। जब हमारे पास क्या हो, परावर्तक तल कौन सा हो, परावर्तन दबे हुए तल से हो। अवतल पर बताओगे कि जब किसी किरण का परावर्तक तल कौन हो, दबा हुआ भाग हो, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। या लिख सकते हो जब परावर्तन दबे हुए तल से होता है, क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अर्थात इसमें कलई जो किया है भाग वो कौन सा, उभरा हुआ भाग है। और परावर्तन कहाँ से हो रहा, दबे हुए तल से हो रहा है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण आप बता सकते हो। उत्तल दर्पण क्या होता है, ये गोला रहा होगा, ये इसका केंद्र रहा होगा। इस गोले को अगर हम काट दें, क्योंकि बताया गया था गोलीय दर्पण, पहले दर्पण को हम काटेंगे, दर्पण को काटेंगे और इसके अंदर के भाग को हम क्या कर दें, पेंट कर दें। अगर पेंट कर देंगे और यहाँ से जब किरणें आएंगी तो परावर्तन कहाँ से होगा, उभरे हुए तल से होगा। तो क्या बताओगे, जब परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, जब परावर्तन उभरे हुए तल से होता है तो क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। अर्थात ये आपका कोई दर्पण होगा, इसको हम अगर पेंट कर दें और यहाँ से कोई किरण आए और यहाँ से इसका क्या हो जाए, परावर्तन कहाँ से हुआ है, उभरे हुए तल से हुआ है। तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। जब परावर्तन कहाँ से हो, दबे हुए तल से हो, तो क्या होता है, आपका अवतल दर्पण होता है। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जो गोलीय दर्पण पढ़ रहे थे। तो चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, सबके लिए परिभाषा ये होगी। पहली हेडिंग है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या, उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है वक्रता केंद्र कहलाता है। ये गोला रहा होगा, इस गोले को हम काटे होंगे इतने पर से, बताया गया वही ना। उस गोले के केंद्र को, इस गोले को बनाने के लिए केंद्र माना गया होगा। उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है, ये दर्पण इसी गोले का तो भाग है, उसी केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या है, उस गोले की त्रिज्या। अगर ये केंद्र है, अगर इसको मिला दें, ये क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो बताया गया उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अर्थात ये गोला जब बना रहा होगा, इसका ये केंद्र रहा होगा और इसकी क्या रही होगी, वक्रता त्रिज्या। अब इस गोले को हम क्या कर दिए हैं, काट दिए हैं। जब गोले को काटे हैं तो क्या हो जाएगा, जो इस गोले का केंद्र था अब वही वक्रता केंद्र, रेडियस आप कर गए चल सी कहेंगे, और जो इसकी त्रिज्या होगी वही क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका वक्रता त्रिज्या हो गई। अगला क्या है, ध्रुव। तो ध्रुव क्या बताएंगे, दर्पण के परावर्तक
तल का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। परावर्तक तल कौन सा है? जितने में ये कलई किया गया है यही जो होता है क्या होता है? परावर्तक तल होता है। अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की दूरी जो होती है परावर्तक तल है। इसका मध्य बिंदु मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का है, इसका मध्य बिंदु कितना होगा? 5 होगा। जो इसका मध्य बिंदु होगा वही क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है, पी कहलाता है, पोल। अगला है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है? वक्रता केंद्र। क्या कहा गया? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कहाँ पे? यहाँ पे है। और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा ये वक्रता केंद्र है, और ये ध्रुव को जो रेखा मिला रही है उसी रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यही चीज बताया गया, जो ध्रुव को मिलाए और वक्रता केंद्र को जो लाइन मिला दे वही लाइन क्या होती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण का द्वारक, तो क्या बताया गया? दर्पण के परावर्तक तल के व्यास, ये जो आपका है ये यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। तो वही चीज बताया गया, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक M1 M2 कहते थे। यहाँ द्वारक क्या है? M1 M2 है। मुख्य फोकस क्या है? चलो इसको देखते हैं। मुख्य फोकस क्या है? बताया गया मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण। तो मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपका मुख्य अक्ष है, इसके समांतर किरण चलेगी, ये किरण चल रही है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात क्या कहा गया? परावर्तन होगा के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है। तो यदि आपको परावर्तन ना पता हो तो आप पिछले वीडियो में जाके परावर्तन देख सकते हैं। तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ पर क्या बताया गया? जिस बिंदु पर मिलती है वही क्या होगा? आपका मुख्य फोकस होगा। ये क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस। तो जो भी समांतर रेखा आएगी और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिले वही क्या होता है? मुख्य फोकस। अगला क्या है? फोकस दूरी। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, एफ कहलाती है। चाहे हम अवतल दर्पण के बनाए हैं, उत्तल दर्पण में भी आप बना सकते हो। उत्तल दर्पण की फिगर बस ऐसे बन जाता, इसको पेंट कर देते और इसका वक्रता केंद्र यहाँ पे होता। सब कुछ परिभाषा वही होगी। आप क्या क्या पढ़े? वक्रता केंद्र जो गोला रहा होगा उसका केंद्र इस दर्पण के लिए वक्रता केंद्र कहलाएगा। जो गोला था उसकी त्रिज्या इस गोले के लिए वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ध्रुव क्या है? जो द्वारक है, यहाँ पे जो भी परावर्तक तल है उसका मध्य बिंदु, परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो लाइन मिला दे वही आपकी क्या होती है? इसको हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। ये आपका कौन सी लाइन हो जाएगी? मुख्य अक्ष हो जाएगी। अगला क्या है? दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या बताया गया? परावर्तक तल का जो व्यास है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो व्यास है वही क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक। मुख्य फोकस क्या है? तो मुख्य फोकस बताया गया, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है वो क्या कहलाता है? मुख्य फोकस। और फोकस दूरी क्या है? फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। अगली हेडिंग है वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो हम क्या बताएंगे? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है? तो बताओ, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी जो क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी एफ कहलाती है। एफ और आर में संबंध क्या है? तो आपको दिख भी रहा होगा, आर क्या है? बड़ा है। किससे बड़ा है? एफ से बड़ा है। तो कितना बड़ा होता है? यही संबंध है। तो जो आपके पास एफ होता है R/2 होता है। ये रिलेशन याद करना, एफ बराबर R/2, अर्थात फोकस हमेशा आधा होगा किसका? वक्रता त्रिज्या का। एग्जाम्पल है, एक उत्तल दर्पण क्या है? एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 12 सेंटीमीटर है तब क्या पूछ रहा है? फोकस दूरी पूछ रहा है, एफ का मान पूछ रहा है। एफ बराबर फार्मूला लगाओ R/2
उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है 12/2 बराबर कितना आया 6 सेंटीमीटर। उसकी क्या आ गई फोकस दूरी आ गई। कभी कभी क्वेश्चन ये बोर्ड पेपर में ऑब्जेक्टिव में आता भी है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा एक उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर है और क्या पूछ रहा वक्रता त्रिज्या r का मान पूछ रहा। रिलेशन बताओ हमारे पास फोकस जो है किसके बराबर होता है वक्रता त्रिज्या का आधा और क्या पूछ रहा है r पूछ रहा तो r बराबर क्या हो जाएगा 2f। यहाँ पे f कितना दिया है 24 सेंटीमीटर दिया है। r बराबर 2 × 24 बराबर 48 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हमें क्वेश्चन कर देते हैं, क्वेश्चन दे दे रहे हैं आप लोग करिएगा कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितना है 16 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या बताओ। ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी ज्ञात करना है, f का मान ज्ञात करना है। आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आगे चलते हैं। तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब खींचने के नियम। तो चलो कुछ नियम अगर उसको ध्यान दे लिए तो आप प्रतिबिंब तुरंत बनाओगे। कैसे? ये मान लीजिए आपका गोलीय दर्पण का कौन सा है अवतल दर्पण है। इसका मध्य भाग क्या होगा ध्रुव होगा। ये जो केंद्र है वक्रता केंद्र होगा। इसको मिलाने वाली रेखा क्या होगी मुख्य अक्ष होती है। पहला नियम ध्यान से सुनना। पहला नियम है ये इसका बीच का जो भाग होता है क्या होता है फोकस। अभी फोकस और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या बताए थे f बराबर r/2। इसको याद कर लेना। तो चलो पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर। ये किरण कैसे आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे किरण जा रही है। परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। पहला नियम एक बार फिर से देखना। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी फोकस से होकर जाती है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम इसी तरीके से इस दर्पण को बनाएंगे। इस दर्पण का क्या होगा ये ध्रुव होगा। ये क्या होगा वक्रता केंद्र होगा। इसको जो रेखा मिलाएगी मुख्य अक्ष होगी और इसका जो बीच का भाग क्या होगा फोकस होगा। तो दूसरा नियम फोकस से होकर आने वाली किरण कहां से आ रही है फोकस से होकर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम है। पहला नियम क्या बताया गया यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है परावर्तन के पश्चात कहां से आएगी फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम क्या बताया गया कि फोकस से होकर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो तीसरा नियम देखते हैं। इन्हीं 3 नियमों की सहायता से हम दर्पण के प्रतिबिंब बनाएंगे। ये आपका ध्रुव होगा। इसका मध्य बिंदु ध्रुव होता है और यहाँ पे मान लीजिए आपका वक्रता केंद्र है। ये आपका क्या हो जाएगा फोकस हो जाएगा। ये रेखा क्या हो जाएगी मुख्य अक्ष हो जाएगी। तो जो तीसरा नियम है वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरण वक्रता केंद्र से होकर आ रही है परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से मार्ग से वापस लौट जाती है। इन 3 नियमों की सहायता से हम सारे प्रतिबिंब बनाएंगे। पहला बताओ मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से। दूसरा फोकस से होकर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। तीसरा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर जाती है। तो जब आप क्या देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। इसकी कुछ स्थितियां होती हैं। ये आपका अवतल दर्पण होगा। पीछे का भाग कले किया होगा। जो ये दबा हुआ भाग है
ये कौन सा तल होता है? परावर्तक तल होता है। ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। ये जो रेखा होती है मुख्य अक्ष होता है। इस जो यहाँ पर सिरा है इसको मान लेना अनंत। यहाँ पे हम 6 पॉइंट मानेंगे, ये आपका है अनंत। और जो ये पॉइंट होगा ये होगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरा पॉइंट क्या है? वक्रता केंद्र है। और चौथा पॉइंट क्या होगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अगला पॉइंट क्या होगा? फोकस होगा। और ये पॉइंट क्या होगा? फोकस और ध्रुव के बीच। कुल कितनी स्थितियां हुई? 1 2 3 4 5 6 6 स्थितियों में आपको प्रतिबिंब बनाना है। हम 2 स्थितियों में बता देते हैं। उसी प्रकार से जो 3 नियम बताए गए हैं उन्हीं की सहायता से सारे प्रतिबिंब बन जाएंगे। तो पहला है, पहली कंडीशन है जब वस्तु कहाँ पे हो? अनंत पर हो। वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है देखते हैं। ये आपका दर्पण है, दर्पण होगा, इसका एक मध्य भाग क्या होगा? ध्रुव होगा। प्रतिबिंब बनाने के लिए आप क्या करना? सीधे सीधे एक सीधी लाइन खींच लेना। मान लेना ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन से बनाओगे तो बड़ी आसानी से बन जाएगा। यहाँ से जब सीधी लाइन खींचोगे, मान लीजिए आपके पास 10 सेंटीमीटर की लाइन, जितनी मर्जी आप बड़ा कर सकते हो, चाहे 10 खींचना चाहे 20 खींचना, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की लाइन है तो इसका जो मध्य भाग होगा कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा। अब यहाँ से 5 सेंटीमीटर ध्रुव। अब यहाँ से आप एक लाइन खींच लेना, एक लाइन खींचोगे। ये वक्रता केंद्र अगर आपका 12 सेंटीमीटर है तो फोकस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि रिलेशन बताया गया F बराबर R/2। ये जो भी इसकी मर्जी, चाहे 12 लो, चाहे 16 लो, चाहे 4 लो, आपके ऊपर डिपेंड है। अगर ये 12 लेते तो ये 6 होगा, ये 16 लेते तो ये 8 होगा, ये 8 लोगे तो 4 होगा। इसी रिलेशन से ये आपका बन गया है। तो वस्तु कहाँ पे रखी है? वस्तु अनंत पे है। वस्तु कहाँ पे है? अनंत पे है। तो अनंत से मान लीजिए हमारे पास पहला नियम हम यहाँ लगाएंगे कि फोकस से होकर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है? मुख्य फोकस के क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा नियम बताओ, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण वक्रता केंद्र के मार्ग में वापस लौट जाती है। ऐसे आई ऐसे लौट गई। जहां पर 2 किरणें मिलती हैं वही उस वस्तु का क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। ये प्रतिबिंब बना है। वस्तु कहाँ पर है? अनंत पे, अर्थात बहुत दूर है। और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। तो पहला याद करना, जब वस्तु अनंत पे हो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। इसी तरीके से अगर इसी दर्पण को फिर से बनाए हम, दूसरा स्थान कहाँ पे हो? दूसरा क्या था? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। दूसरी स्थिति कहाँ पे हो? अनंत और कहाँ पे? वक्रता केंद्र के बीच। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखते हैं। यहाँ से इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा। और इसका मान लीजिए आपका वक्रता त्रिज्या कितनी है? अगर मान लीजिए 8 है, फोकस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस रेखा को सबको मिलाने वाली रेखा क्या होती है? मुख्य अक्ष होती है। अब ये आपका अनंत है तो वस्तु यहाँ पे रखी है। जब वस्तु यहाँ पे रखी है तो पहला नियम याद करो। पहला नियम क्या बताया गया था? मुख्य अक्ष के समांतर ये वस्तु है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है? फोकस से होकर गुजरती है। और दूसरा नियम, तीसरा नियम क्या था आपका? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण कहाँ से? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण वक्रता केंद्र के मार्ग में वापस लौट जाती है। और जहाँ पर 2 किरणें मिलती हैं वही उस वस्तु का क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। अर्थात वस्तु अनंत पे हो, प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा हो, प्रतिबिंब किसके बीच बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। ऐसे ही 4 स्थितियां हैं। चारों स्थितियां बनाने की कोशिश करिएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम आगे उसको नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे।